सो हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंकुर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर दयानंद वुमेंस ट्रेनिंग कॉलेज कानपुर, अपने दूसरे वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और हमने अपने पिछले वीडियो में इंटेलिजेंस टॉपिक लिया था और इंटेलिजेंस टॉपिक में हमने आप सबको कुछ पॉइंट्स लिए थे जिन पर चर्चा की थी, जिसमें इंटेलिजेंस का अर्थ, इंटेलिजेंस के टाइप्स, इंटेलिजेंस की विशेषताएं, बुद्धि और ज्ञान में अंतर, और शायद यहाँ तक मैंने अपने पहले वीडियो में कवर किया था। अब हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो इसी टॉपिक के कंटिन्यूएशन में आता है, और इसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बुद्धि के सिद्धांत पर बात करेंगे। बुद्धि के सिद्धांत वैसे भी अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अलग अलग भी बुद्धि के सिद्धांतों पर चर्चा की जाती है, और शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आप कई प्रकार के बुद्धि के सिद्धांत पर देख पाते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, मैं थोड़ा सा रिकलेक्ट करूंगी कि बुद्धि हमारे विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को, किन्हीं ने अमूर्त चिंतन कहा बुद्धि को, किसी ने कार्य करने की क्षमता कहा बुद्धि को, किसी ने ऐसा भी कहा कि बुद्धि जो है वो समस्याओं का समाधान है, तथा उसके अलावा कुछ लोगों ने बुद्धि को अपनी समस्याओं को एक व्यक्ति किस प्रकार उनसे मीट आउट करता है, उनको किस प्रकार सॉल्व करता है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का नाम भी दिया, और सामंजस्य स्थापित करना, अब जिस भी एनवायरनमेंट में व्यक्ति रह रहा है उससे समायोजन स्थापित करने को भी बुद्धि कहा। तर्कपूर्ण चिंतन को भी बुद्धि कहा। इस प्रकार हम देखते हैं बुद्धि को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग परसेप्शन से अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, और हम ये समझ पाते हैं कि हम जिस तरह से कार्य करते हैं, जिस प्रकार से अपनी समस्याओं का समायोजन करते हैं, जिस प्रकार से हम किसी भी नए वातावरण में स्वयं को समायोजित करते हैं, किसी भी प्रकार के चिंतन, मनन, तर्क के द्वारा अपने कार्य को एक रिफाइन वे में, अपनी प्रगति को इन्हांस करते हैं, उसको हम बुद्धि कह सकते हैं। तो अब हम आते हैं बुद्धि के सिद्धांत पर। यूँ तो देखा जाए तो बुद्धि के तमाम सिद्धांत हैं, लेकिन जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक सत्तात्मक सिद्धांत, या इसको हम एक कारक सिद्धांत भी कह सकते हैं, या हम इसको यूनिफैक्टर थ्योरी भी कह सकते हैं। इसके जनक अगर हम देखें तो बिने, टर्मन, स्टर्न, इन सब ने इस बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को प्रतिपादित करने में सहायता की, और 1857 के आसपास इसका प्रतिपादन किया गया। अब एक कारक सिद्धांत यानी कि उन्होंने ऐसा कहा कि बुद्धि जो है वो एक एज अ होल कार्य करती है। बुद्धि को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि बुद्धि एक शक्ति का पुंज है, एक कार्य करने, एक मतलब कहा जा सकता है कि एक राजा की बात कार्य करती है बुद्धि, और वो जो राजा है वो ये डिसाइड करता है कि एक व्यक्ति की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं किसी उद्दीपक या उद्दीपन के प्रति किस प्रकार होंगी। अगर हम इसको चित्र के माध्यम से दिखाना चाहें तो हम कह सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एज ए होल बुद्धि कार्य करती है हमारी, यानी एक पावर है, एक शक्ति का पुंज है, एक संपूर्ण यूनिट है बुद्धि। तो इनके अनुसार अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं, इन्होंने यहाँ तक कहा कि न्यूटन जो कि एक साइंटिस्ट था, अगर साइंटिस्ट ना होता तो वो एक बहुत अच्छा पोएट भी हो सकता था।
यानी कि यदि हम एक कार्य भली प्रकार से कर लेते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम शायद दूसरा कार्य भी उतनी ही क्षमता के साथ, उतनी ही भली प्रकार हम दूसरा कार्य भी कर सकते हैं। या हम इसको ये कह सकते हैं कि सब मानसिक योग्यताओं का योग ही बुद्धि है। बुद्धि एक राजा है जिसके अंदर सारी मानसिक योग्यताएं निहित होती हैं। इसकी आलोचना करें तो उन्होंने कहा कि इसकी आलोचना करते हुए कहा कि अगर बुद्धि अविभाज्य है तो यानी कि सारे बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों में बुद्धि का समान योगदान होता, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। अगर एक व्यक्ति अच्छा पोएट होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आर्टिस्ट भी उतना ही अच्छा हो, वो साइंटिस्ट भी उतना ही अच्छा हो। तो इस प्रकार इस पहले जो हमारा लॉ था या प्रिंसिपल था या बुद्धि का सिद्धांत था उसका खंडन किया गया और हम आगे बढ़े और हमारे साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा 1904 में ये कहा, और इस पर ज़्यादा जोर जिन्होंने दिया वो थे स्पीयरमैन ने ये कहा कि बुद्धि, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई एक यूनिट है, एक सारी मानसिक योग्यताओं का योग है। इसकी बजाय बुद्धि दो छोटी छोटी योग्यताओं का योग है। और उन्होंने ये जो दो छोटी छोटी योग्यताएं थी उनको दो कैटेगरीज में रखा। एक को कहा जनरल एबिलिटी और दूसरे को कहा स्पेसिफिक एबिलिटी। जनरल एबिलिटी यानी कि सामान्य मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता जो हमारी होती है वो हमारे हर कार्य में, हर दैनिक कार्य में, जो हम सुबेरे से ले करके और रात तक सोने तक जितने भी प्रकार के कार्य करते हैं उनमें हमारी सामान्य मानसिक योग्यता दिखती है। आपने हमेशा देखा होगा कि दो व्यक्ति अगर एक ही कार्य को करते हैं, जैसे मैं अपने क्लास में लेक्चर देती हूँ तो कुछ बच्चे रजिस्टर पे बहुत ही खूबसूरती से अलग अलग रजिस्टर बना करके एक एक पेपर की कॉपी अलग अलग बना करके और उसमें पेन से हेडिंग डाल करके और नोट्स बनाते हैं जब मैं नोट्स देती हूँ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक ही कॉपी या कभी कभी ऐसा भी होता है लूज पेपर्स में पेंसिल से नोट्स लिखते हैं। तो अब इसको मैं क्या कहूँगी, यानी कि जनरल एबिलिटी जो है हर व्यक्ति में फर्क फर्क तरीके से होती है। एक जो सामान्य मानसिक योग्यता है वो हर व्यक्ति में अलग अलग स्तर की होती है और ये सामान्य मानसिक योग्यता ही व्यक्ति को कितना सक्सेसफुल हो सकता है इस पर निर्भर करता है। अब हम आते हैं स्पेसिफिक एबिलिटी पर। स्पेसिफिक एबिलिटी हमारी वो एबिलिटी होती है जो कि हम इस वातावरण में आने के बाद एक्वायर कर लेते हैं, या हम अपने पैदाइश से ना भी हो पर हम अपने टेस्ट, अपने रुचि के अनुसार उसको क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हम किसी एक विशिष्ट कार्य में हम अपनी बुद्धिमत्ता दिखा देते हैं। जैसे एक कवि है वो लेखन कार्य में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करता है। जैसे एक साइंटिस्ट है वो अपने शोध कार्य में या रिसर्च शोध करता है, वो अपने रिसर्च वर्क में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करता है। एक आर्टिस्ट है वो अपने द्वारा बनाए गए चित्रों के द्वारा एक सफल चित्रकार बनता है। तो ये हमारी हो गई स्पेशल एबिलिटीज या स्पेसिफिक एबिलिटीज। अब अगर हम इस पे आते हैं कि जनरल एबिलिटीज या जी फैक्टर या सामान्य मानसिक योग्यता की विशेषताएं क्या होती हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि सामान्य मानसिक योग्यताएं जो हैं वो सदैव एक ही प्रकार से बढ़ती रहती हैं, धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली। दूसरे, ये जन्मजात होती हैं। तीसरे, हम इनके द्वारा ये जान पाते हैं, यानी कि जो सामान्य मानसिक योग्यताएं होती हैं वो व्यक्ति के हर कार्य में प्रयुक्त होती हैं। इवन सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से बताऊं कि अगर मैं ये चेयर को आगे करके खींचती हूं तो इस एक छोटी सी क्रिया में भी हमारी सामान्य मानसिक योग्यता दिखती है। हम क्लासरूम में जाते हैं, कुछ बच्चे बैठे रहते हैं, कुछ बच्चे अपने जगह पर खड़े हो जाते हैं,
कुछ बच्चे हमें विश करते हैं, तो ये सब उनकी सामान्य मानसिक योग्यता पर निर्भर करता है। और जिसमें जितनी ज़्यादा अधिक होती है वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा अपनी लाइफ में सफल होता है। तभी हम कभी कभी ऐसा कहते हैं कि जो बहुत ही ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जो कि प्रतिभाशाली है वो बहुत ज़्यादा सफल हो। अब इसका कारण क्या है, अगर हम बताना चाहें तो हम ये जानते हैं कि हो सकता है प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी एक स्पेसिफिक एबिलिटी में, किसी एक क्षेत्र में, एक एरिया में अपना नेक दे, अपना स्किल, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी क्रिएटिविटी का प्रदर्शन करे, परंतु वो दैनिक कार्यों में, जीवन के अन्य मोड़ों पर ऐसा हो सकता है कि वही प्रतिभाशाली व्यक्ति उतना सफल ना हो सके। ये हमारा जनरल एबिलिटी के कारण होता है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी सामान्य विशिष्ट मानसिक योग्यता की तरफ। विशिष्ट मानसिक योग्यता भी कुछ विशेषताएं लेकर के आती है। ये विशिष्ट मानसिक योग्यताएं जो हैं वो वातावरण के द्वारा अर्जित की जा सकती हैं। ये किसी भी उम्र में, कभी भी, किसी भी समय रुचियों के अनुसार बढ़ सकती हैं और घट भी सकती हैं। ये योग्यताएं एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही योग्यता हमारी कई चीज़ों में काम आए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये एक योग्यता हमारी जो है वो हमारी दूसरी फील्ड में कहीं काम ना आए। ऐसा भी हो सकता है। जैसे अगर एक कवि है तो उसमें शब्दों के चयन की योग्यता होगी, उसमें फ्लुएंसी ऑफ वर्ड्स होगी, उसमें इंटोनेशन भी होगा, यानी कई प्रकार की विशिष्ट योग्यताएं होंगी। लेकिन एक ही विशिष्ट योग्यता यहाँ पर कवि के अंदर भी हो सकती है और यही विशिष्ट योग्यता एक राइटर के अंदर भी हो सकती है। कल्पनाशीलता अगर एक कवि में भी होगी तो कल्पनाशीलता एक राइटर में भी हो सकती है। यानी कि एक ही विशिष्ट योग्यता जो हमारी होती है वो अपने आप में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है और सब स्वतंत्र होती है। आगे हम अगर देखते हैं तो पाते हैं कि हर व्यक्ति की अलग अलग विशिष्ट योग्यता होती है और शायद यही अलग अलग होने की वजह से ये विशिष्ट योग्यता जो होती है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को शायद क्रिएट करती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। क्यों भिन्न होता है? क्योंकि उसमें अलग अलग विशिष्ट योग्यताओं का समूह मिलता है। इसकी भी आलोचना की गई, मन ने की इसकी आलोचना, जिसके द्वारा जब उनकी आलोचना स्पेयरमैन की इस थ्योरी के लिए की गई तो उन्होंने, स्पेयरमैन ने जो था वो इन्होंने इसका संशोधन किया। और जब उन्होंने संशोधन किया, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं इसका भी आपको चित्र दिखाना चाहूंगी। ये है हमारा द्विकारक सिद्धांत। ये सारी हमारी स्पेसिफिक एबिलिटीज हैं और ये हमारी जनरल एबिलिटी है। यानी कि हमारे एक व्यक्ति के अंदर स्पेसिफिक एबिलिटीज भी पाई जाती हैं और जनरल एबिलिटी भी पाई जाती है। अब जिस तीसरे सिद्धांत के बारे में, जिसका कि संशोधन हमारे स्पेयरमैन महोदय ने किया, अपने दूसरे सिद्धांत का संशोधन किया और उन्होंने कहा कि एक या दो बुद्धि दो भागों में विभाजित नहीं होती है, बल्कि बुद्धि तीन तत्व का सिद्धांत है या त्रिकारक सिद्धांत है या थ्री फैक्टर थ्योरी है। स्पेयरमैन ने इसमें कहा कि जनरल एबिलिटी भी होती है, स्पेसिफिक एबिलिटी भी होती है और एक एरिया ऐसा होता है जो कि जनरल में भी होता है और स्पेसिफिक में भी होता है। इसको यदि हम चित्र से दिखाना चाहें तो हम इस प्रकार समझा सकते हैं कि स्पेसिफिक एबिलिटी भी है हमारे पास, जनरल एबिलिटी भी है और कुछ एरिया, कॉमन एरिया होता है जो हमारे बुद्धि में जनरल एबिलिटी का भी होता है और स्पेसिफिक एबिलिटी का भी होता है और इसको उन्होंने ग्रुप फैक्टर का नाम दिया। जनरल एबिलिटी और स्पेसिफिक एबिलिटी दोनों में जो कॉमन एरिया है उसको उन्होंने क्या कहा? ग्रुप फैक्टर का नाम दिया। ये ग्रुप फैक्टर उन्होंने कहा कि सामान्य से, यानी जनरल एबिलिटी से थोड़ा श्रेष्ठ की ओर होता है
और स्पेसिफिक एबिलिटी का थोड़ा सा निम्न की ओर माना जाता है। तो ये दोनों एरियाज में आता है। जब दोनों ओवरलैप एक दूसरे को करते हैं तो ग्रुप एबिलिटी का हायर साइड और स्पेसिफिक एबिलिटी का लोअर साइड जो होता है वो हमारा ग्रुप फैक्टर कहलाता है। तो इस प्रकार एक तत्व का सिद्धांत हमने देखा, दो ही तत्व का सिद्धांत देखा और तीन तत्व का सिद्धांत हमने यहां पर देखा। इसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट थ्योरी की बात की वो इन्होंने ये कहा कि ना एक तत्व का सिद्धांत है बुद्धि, ना दो तत्व का सिद्धांत है बुद्धि, ना तीन तत्व का सिद्धांत है बुद्धि, और बुद्धि जो है वो बहुकारक सिद्धांत है या मल्टी फैक्टर थ्योरी को जन्म दिया गया। इस थ्योरी को जन्म देने वाले यानी कि इस थ्योरी के जन्मदाता जो थे वो थे थॉर्नडाइक महोदय। थॉर्नडाइक महोदय ने कहा अपनी थ्योरी में कि हम बुद्धि में बहुत सारी अनगिनत शक्तियों का या अनगिनत योग्यताओं का समावेश होता है। ये समान योग्यताएं नहीं होती हैं, विभिन्न अलग अलग प्रकार की योग्यताएं होती हैं और वो हर योग्यता दूसरी योग्यता से स्वतंत्र होती है। दोनों का एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं होता है और इस प्रकार से इन सारी योग्यताओं से मिलकर के बुद्धि का निर्माण होता है, जो कि कुछ इस प्रकार देखता है। जैसे ये पूरा समस्त एक बुद्धि का मॉडल दिया है उन्होंने, जिसमें विभिन्न प्रकार की एक ये वाली बुद्धि जो है ये इससे स्वतंत्र होती है, ये वाली योग्यता इससे स्वतंत्र होती है, आगे ये योग्यता इससे स्वतंत्र होती है। यानी सारी संपूर्ण योग्यताएं जो हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं और स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने कार्य करती हैं। यहां तक तो हमें समझ में आ गया। इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है वो तमाम सारी मानसिक योग्यताओं का, पर इन्होंने काउंट नहीं बताया, इन्होंने गिनती नहीं बताई और इसके आगे की थ्योरी दी हमारे थर्स्टन और कैली महोदय ने। थर्स्टन और कैली महोदय ने बहुखंड का सिद्धांत या हम इसको कह सकते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी इसको कह सकते हैं, या ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी नहीं इसको कहा जाएगा, इसको संघ सत्तात्मक सिद्धांत इसका नाम दिया जाएगा और इसको हम पीएमए थ्योरी भी कह सकते हैं। प्राइमरी म्यूचुअल एबिलिटी थ्योरी या प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी इसको कहा जाता है, जो कि कैली और थर्स्टन ने दी। और इसमें इन्होंने कहा विभिन्न प्रकार की सामान्य मानसिक योग्यताएं होती हैं या विभिन्न प्रकार की योग्यताएं होती हैं, जिनमें से एक योग्यता प्राइमरी योग्यता होती है जो कि इन सारी योग्यताओं का नेतृत्व करती है। और इस प्रकार की जो प्राइमरी योग्यता जिसको कहा इन्होंने, जो और सारी योग्यताओं का नेतृत्व करती है, वो योग्यता जो होती है वो इन्होंने कहा कि थर्स्टन महोदय ने कहा 7 प्रकार की मानसिक प्राथमिक योग्यताओं का समूह जो है उसको इन्होंने बुद्धि कहा। और ये जो 7 प्रकार की मानसिक प्राथमिक योग्यताएं हैं इनको अलग अलग नाम दिया उन्होंने। जैसे उन्होंने पहली जो योग्यता बताई वो कहा नंबर एबिलिटी, इसको नंबर एबिलिटी या सांख्यिकी योग्यता कहते हैं या इसको एन से डिनोट करते हैं। दूसरी मानसिक योग्यता जो होती है उसको हम कहते हैं वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी का मतलब है शाब्दिक योग्यता या इसको वी से डिनोट करते हैं। फिर आती है हमारी स्पेशियल एबिलिटी। स्पेशल एबिलिटी या स्थान संबंधी योग्यता, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। 4th नंबर की हमारी आती है वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी या इसको शब्द प्रवाह योग्यता कहते हैं, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद आती है तार्किक योग्यता या रीजनिंग एबिलिटी, जिसको R से हम डिनोट करते हैं।
इसी के बाद आती है हमारी मेमोरी एबिलिटी, या हमको इसको हिंदी में स्मृति योग्यता भी कह सकते हैं, जिसे एम से डिनोट करते हैं। एंड द लास्ट वन इज परसेप्चुअल एबिलिटी, जिसे हम प्रत्यक्ष मानसिक योग्यता कह सकते हैं। यानी कि इन्होंने ये कहा कि इंटेलिजेंस इज N प्लस V प्लस S प्लस W प्लस R प्लस M प्लस P, ये इतने प्रकार की योग्यताओं का योग जो है वो हमारा इंटेलिजेंस होता है या हमारी बुद्धि होता है। जैसा कि ये नामों से ही समझ में आ रहा है, सांख्यिक योग्यता यानी कि जिन संख्या की एबिलिटी, जिसमें योग्यता ज़्यादा हो, जो संख्याओं को भली प्रकार पहचानते हो, जैसे मैथमेटिशियंस, उनमें ये योग्यता ज़्यादा होती है। जैसा कि शाब्दिक योग्यता यानी वर्बल एबिलिटी, यानी कि शब्दों की पहचान, शब्दों का चयन, शब्दों की वोकैबुलरी, इन सब की जिसमें एबिलिटी ज़्यादा होती है, वो हमारा इस श्रेणी में आता है। स्थान संबंधी कुछ व्यक्ति हम देखते हैं कि स्थानों को बहुत भली प्रकार से याद कर पाते हैं, बहुत भली प्रकार से स्थानों के बारे में उनके ज्ञान होते हैं, तो उनमें इस प्रकार की योग्यता ज़्यादा पाई जाती है। इसी के बाद हम आते हैं शब्द प्रवाह योग्यता, यानी कि शब्दों के चयन की और कितनी जल्दी, कितनी स्पीड में हम अपनी लैंग्वेज का ट्रांसमिशन कर पाते हैं। ये अधिकतर लेक्चरर्स जैसे हम लोग बोलते हैं और एक के बाद एक शब्दों का चयन करते जाते हैं और अपने लेक्चर को तैयार करते जाते हैं, तो इनमें वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी हम लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद तार्किक योग्यता या रीजनिंग एबिलिटी, कुछ लोग हर कार्य को बहुत अधिक रीजनों को तरीके से रीजंस का, तर्कों का प्रयोग करते हैं और हर चीज़ को प्रूव करके और उसको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारे साइंटिस्ट, शोधकर्ता, रिसर्चर्स, उनमें इस प्रकार की एबिलिटी ज़्यादा पाई जाती है। इसी प्रकार से मेमोरी एबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जिनकी स्मृति योग्यता अधिक होती है, बहुत सारी चीज़ें, दिन, पेज, टॉपिक, पेज नंबर, डायग्राम, हर चीज़ें जिनको बहुत सलीके से याद रहती हैं, उनमें इस प्रकार की एबिलिटी ज़्यादा पाई जाती है। और कुछ लोग चीज़ों का परसेप्शन भली प्रकार से कर पाते हैं, उनमें परसेप्चुअल एबिलिटी या प्रत्यक्ष करने की क्षमता अधिक होती है, उनमें प्रत्यक्ष करने की योग्यता अधिक होती है। तो थर्स्टन महोदय ने हमारे ये कहा कि जो बुद्धि है वो इन 7 प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का योग है। अब इसमें भी कैली महोदय आए और उन्होंने 2 और एबिलिटीज इसमें बढ़ाई तो नहीं, लेकिन हाँ, एक एबिलिटी के 2 पार्ट्स और उन्होंने कर दिए। और इस प्रकार से इन्होंने जो चयन किया, उन्होंने कहा पहली जो एबिलिटी होती है वो सोशल एबिलिटी होती है या सामाजिक योग्यता, दूसरी एबिलिटी वर्बल एबिलिटी, वाचिक योग्यता, तीसरी एबिलिटी न्यूमेरिकल एबिलिटी या सांख्यिक योग्यता, चौथी एबिलिटी क्रियात्मक एबिलिटी या क्रियात्मक योग्यता या मोटर एबिलिटी, 5वीं जो है वो शारीरिक योग्यता या फिजिकल एबिलिटी, 6ठी जो है वो मैकेनिकल एबिलिटी या यांत्रिक योग्यता, 7वीं जो है वो म्यूजिकल एबिलिटी या संगीतात्मक योग्यता, 8वीं इंटरेस्ट एबिलिटी या रुचि परक योग्यता, और जो 9वीं एबिलिटी है वो एबिलिटी टू डील विद स्पेशियल रिलेशंस या स्थानिक संबंधी व्यवहारों की योग्यता। तो इस प्रकार से इन्होंने जो था वो उन 7 योग्यताओं को 9 योग्यताओं में विभाजित कर दिया कैली महोदय ने। इसके बाद हम आते हैं जिस एबिलिटी की बात करेंगे, वो है हमारी ग्रुप फैक्टर, या हम कह सकते हैं थॉमसन ने इस थ्योरी को दिया, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें इन्होंने कहा कि एक प्रकार की जो मानसिक योग्यताएं होती हैं उनका एक समूह होता है। उस एक प्रकार की मानसिक योग्यताओं के अंदर छोटी छोटी और भी बहुत अधिक सारी मानसिक योग्यताएं होती हैं। और इसी प्रकार
अनेक प्रकार की मानसिक योग्यताओं के समूह मिल करके जो है वो टोटल बुद्धि का फॉर्म लेते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि एक कवि में किस प्रकार की मानसिक योग्यताओं का समूह होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि एक कवि में वर्ड फ्लुएंसी भी होगी, एक कवि में कल्पनाशीलता भी होगी, राइटिंग एबिलिटी भी होगी, वर्बल एबिलिटी भी होगी, और इन सारी चीज़ों का जो एक बंडल बनेगा, इस प्रकार के बंडल से बुद्धि का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बुद्धि के प्रिंसिपल्स या बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और जो अब हम आपसे बुद्धि के सिद्धांत की बात करेंगे वो है हमारा क्रमिक महत्व का सिद्धांत, हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। हायरार्किकल थ्योरी जो थी वो वर्नन महोदय और बर्ट महोदय ने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया, और इन्होंने कहा कि एक हायरार्की होती है, एक पदानुक्रमिता होती है बुद्धि के स्तरों में। यानी बुद्धि जो है वो विभिन्न स्तरों से मिलकर के बनी हुई होती है, और जैसे जैसे एक एक स्तर ज़्यादा होता जाता है वैसे वैसे व्यक्ति उतना अधिक बुद्धिमान होता जाता है। यानी कि बुद्धि जो है पहले एक ईजीएस्ट फॉर्म में या एक सिंपल फॉर्म में होती है, और फिर धीरे धीरे करते करते उसके ब्रांचेस होते जाते हैं और वो कई कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, और एंड में तमाम सारी स्पेशल एबिलिटीज को मिला करके हम बुद्धि का निर्माण करते हैं। ये अगर हम देखना चाहें तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है वो 4 स्तरों में विभाजित होती है। इन 4 स्तरों पर पहला जो स्तर होता है वो सामान्य मानसिक योग्यता का होता है। ये जो फर्स्ट स्तर है ये हमारा सामान्य मानसिक योग्यता का होता है। इस सामान्य मानसिक योग्यता को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। पहला जो भाग होता है वो हमारा क्रियात्मक होता है, और जो दूसरा भाग होता है, जैसे क्रियात्मक में हमारा यांत्रिक आ जाता है, शारीरिक योग्यताएं आ जाती हैं, यानी कि जो हमारे फिजियोलॉजी से या हमारी क्रियाओं से, मोटर एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ जो भी हिस्सा होता है वो हमारा इस भाग में आ जाता है। और दूसरी जो हमारी होती हैं वो हमारी होती हैं शाब्दिक, सांख्यिक और शैक्षिक योग्यताएं। अब ये जो 2 योग्यताएं हैं ये आगे अन्य छोटी छोटी कई सारी मानसिक योग्यताओं में विभक्त हो जाती हैं। तो पहला स्तर तो हमारा हो जाता है सामान्य मानसिक योग्यताओं का, दूसरे स्तर पर ये 2 भागों में विभक्त हो जाती हैं, और तीसरे स्तर पर ये 2 भाग भी तमाम सारे भागों में विभक्त हो जाते हैं। और इसको हम कहेंगे मुख्य समूह कारक। ये हमारे मुख्य समूह कारक होते हैं। ये मुख्य समूह कारक हमारे ऐसे होते हैं जैसे कि अगर हमने शाब्दिक योग्यता लिया हुआ है तो अब इसके भी और ब्रांचेस हो जाएंगे। जैसे शाब्दिक योग्यता में हमारा शब्दों का चयन हो जाएगा, वर्ड फ्लुएंसी हो जाएगा, इंटोनेशन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हमारे इसके और ज़्यादा कैटेगराइजेशन हो जाएगा, और आगे ये फिर और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगी। तो इस प्रकार तमाम सारी हमारी मानसिक योग्यताओं का योग जो है वो वर्नन महोदय ने बुद्धि को माना, और इन्होंने इसीलिए इसको हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इसको बुद्धि को पदानुक्रम प्रदान किया, और इन्होंने कहा कि 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर और 4 स्तर, 4 स्तरों पर हम बुद्धि का विभाजन कर सकते हैं। और सबसे पहले वाला स्तर जो होता है वो पहले 2 भागों में बांटता है, फिर वो जो 2 प्रकार के योग्यताएं होती हैं वो अन्य और तमाम योग्यताओं में बंटती हैं, और फिर उन तमाम योग्यताओं से और छोटी छोटी सूक्ष्म तमाम विशिष्ट मानसिक योग्यताओं का जन्म होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, आज अगर हमने देखा तो हमने देखा कि बुद्धि के सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं। एक बार मैं सारे बुद्धि के सिद्धांतों का फिर से आप सबके समक्ष मैं उनका एक जिस्ट प्रस्तुत करना चाहूँगी। बुद्धि के सिद्धांत में सबसे पहले, और ये हमारे बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम्स में और बहुत ज़्यादा हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा ये सारे बुद्धि के सिद्धांत
आते हैं। तो मैं इसी प्रकार से इस पाठ को यहाँ पर ही समाप्त करना चाहूँगी। एक बार सारे पाठ का कंक्लूजन आपको बताऊँगी और इसके बाद मैं इस पाठ को आज के लिए इतना ही समाप्त करूँगी। और ये पाठ मैं इसलिए यहाँ पर समाप्त कर रही हूँ क्योंकि अगली जो थ्योरी है हमारी, जो एक थ्योरी बची है, वो है हमारी SI मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, या हम इसको गिलफर्ड की थ्योरी भी कह सकते हैं। ये हमारी थ्योरी जो है वो एक अपने आप में काफ़ी लंबी है, काफ़ी बड़ी है, तो इसके लिए हमें नेक्स्ट क्लास लेनी ही पड़ेगी। और मैं चाहूँगी कि मैं अपनी अगली क्लास में गिलफर्ड का सिद्धांत या 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस मैं आपको इलैबोरेटेड तरीके से बताऊं। यहाँ पर अब एक बार मैं फिर से एक्सक्यूज मी, एक बार मैं फिर से अपनी लेक्चर को कंपाइल करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले मैंने अपने लेक्चर में जो आपको बताया वो मैंने अपने पहले वीडियो में मैंने आपको बुद्धि के का अर्थ, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के की विशेषताएं, ज्ञान और बुद्धि में अंतर, बुद्धि का प्रत्यय, ये सारी चीज़ें बताई। फिर दूसरे वीडियो में जो ये प्रेजेंट वीडियो है, हमारा आज का वीडियो है, इसमें मैंने आपको बुद्धि के सिद्धांत बताए। बुद्धि के सिद्धांत में मैंने पूरे मेरे ख्याल से मैंने 7 या 7 सिद्धांतों के बारे में आज चर्चा की है आपसे। एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, त्रितत्व का सिद्धांत, इसके बाद बहुतत्व का सिद्धांत, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, और इसके बाद हायरार्किकल थ्योरी। ये 7 थ्योरी के बारे में हमने बात की है, जिसमें कि एक तत्व का सिद्धांत मैं एक बार कंपैरिजन की तरह बताना चाहूँगी आप लोगों को, जिससे कि क्योंकि ये सारी थ्योरीज आपको ऐसा हो सकता है कि बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करें। और कभी कभी जब हम एग्ज़ाम में आता है तो एग्ज़ाम में इस तरह भी आता है कि आप विश्लेषण, एनालिटिकल इलैबोरेशन आप दीजिए किसी एक थ्योरी का जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थ्योरी है या जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का उत्तर आने पर आपको वो थ्योरी देनी पड़ेगी। आप किसी भी थ्योरी को कंडम नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी थ्योरी, क्योंकि एक थ्योरी जो शुरू हुई है उसी से अन्य सभी थ्योरियों का जन्म हुआ है। पहली थ्योरी से ही, क्योंकि जब तक हमारे सामने कोई चीज़, किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, परसेप्शन नहीं होगा, तब तक हम उसके बारे में किस प्रकार से चर्चा कर सकेंगे। तो जब वो पहली थ्योरी बनी तो पहली थ्योरी में ये कहा गया कि बुद्धि एज अ होल होती है, एक शक्ति होती है। लेकिन उसी के बाद क्या कहा गया, जब बुद्धि को एक शक्ति माना गया, तभी व्यक्ति ने इस तरफ जब सोचना शुरू किया तो उसने ये पाया कि एक शक्ति तो नहीं होती है, कुछ कार्य व्यक्ति अच्छी तरह करता है, कुछ कार्य व्यक्ति बहुत अच्छी सफलतापूर्वक नहीं कर पाता है। तो क्या कह सकते हैं हम इसके लिए? तब उन्होंने ये कहा कि बुद्धि 2 तत्व का सिद्धांत है और 2 प्रकार का, 2 वैरायटी होती हैं, 2 तत्व होते हैं बुद्धि के अंदर। पहला होता है जनरल, जो हमारे दैनिक समस्त कार्यों में इस्तेमाल होता है। दूसरा होता है हमारा स्पेसिफिक, जो कि हमारे कुछ विशिष्ट योग्यताओं का निर्माण करता है, जो हमें हर अन्य व्यक्ति से अलग बनाता है, हमारी पर्सनालिटी को अन्य व्यक्ति की पर्सनालिटी से डिफरेंशिएट, डिस्क्रिमिनेट करता है। फिर अब उन्होंने कहा जब 2 की भी बात हो गई तो फिर संशोधन किया गया और स्पीयरमैन महोदय ने संशोधन किया अपने 2 तत्व के सिद्धांत में, और उन्होंने कहा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जनरल में भी होती हैं, स्पेसिफिक में भी होती हैं, और दोनों के मिलने पर ओवरलैप करती हैं। और ये जो ओवरलैप वाला, यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये हमारा जनरल एबिलिटी का हायर साइड होता है और स्पेसिफिक एबिलिटी का लोअर साइड, निम्न स्तर होता है। और इसको इन्होंने ग्रुप फैक्टर या ग्रुप
थ्योरी कहा। इसके बाद अब हम जब इतने तक बात कर ली तो फिर आया एक सिद्धांत और उसमें ये कहा गया, थॉर्नडाइक महोदय ने कहा कि नहीं, 1 2 3 कुछ भी नहीं होता है। बुद्धि तो बहुत सारी मानसिक योग्यताओं का एक समूह है, एक बंच है, और हर मानसिक योग्यता दूसरी मानसिक योग्यता से भिन्न है, स्वतंत्र है, अपने में पूरी तरह से पूर्ण है। इतने तक भी बात हो गई। अब इसके बाद कैली और थर्स्टन महोदय आए और उन्होंने ये कहा कि भाई 1 2 3 बहुत, इससे काम नहीं चलेगा। कुछ मानसिक योग्यताएं होती हैं, उनका समूह जो होता है वो बुद्धि कहलाता है। इनमें से कोई एक प्राइमरी एबिलिटी निकल करके आ जाती है जो डोमिनेट करती है बहुत सारी मानसिक योग्यताओं को, और इस तरह से इन्होंने कहा कि 7 प्रकार की मानसिक योग्यताएं होती हैं, जिसको उन्होंने NVSWRMP, जिसका डिटेल मैं अभी पीछे वीडियो में बता चुकी हूं, इन सब का जो योग है वो हमारा इंटेलिजेंस होता है। अब थर्स्टन महोदय ने तो ये कहा, लेकिन इसको क्या किया, कैली महोदय ने कहा कि नहीं 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 नहीं, इसमें 2 और ऐड कर लो। और उन्होंने ऐड करने के बाद ये कहा कि सामाजिक या सोशल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मोटर एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, मैकेनिकल एबिलिटी, म्यूजिकल एबिलिटी, इंटरेस्ट एबिलिटी और एबिलिटी टू डील विद स्पेशल रिलेशन, यानी कि इस 9 प्रकार की मानसिक योग्यताओं का, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का या प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का जो समूह है वो हमारा बुद्धि है। इसके बाद ग्रुप फैक्टर की बात की गई जो कि थॉमसन ने की, और इन्होंने ये कहा कि एक ग्रुप में एक प्रकार की होती है, दूसरे ग्रुप में दूसरे प्रकार की होती हैं। ये एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से स्वतंत्र होता है, लेकिन जो एक ग्रुप में जितने प्रकार की मेंटल एबिलिटीज होती है वो एक दूसरे से अलग अलग नहीं होती हैं, और वो सब मिल करके एक एबिलिटी का निर्माण करती हैं। इस तरह से इन्होंने कहा। और इसके बाद वर्नन महोदय और बर्ट महोदय ने कहा कि पदानुक्रम, यानी कि जो मेंटल एबिलिटीज हैं ये एक स्तर से दूसरे स्तर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे स्तर, 4 स्तरों में विभक्त हैं। और ये 4 स्तर से पहले स्तर में स्थूल में होती हैं और आखिरी तक आते आते स्पेसिफाई होती जाती हैं, स्पेसिफिक होती जाती हैं, और तमाम सारी स्पेसिफिक एबिलिटीज में बट जाती हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज 7 प्रकार की मानसिक योग्यताओं को इस लेक्चर में पढ़ा, और अपनी 8वीं प्रकार की मानसिक योग्यताओं के साथ मैं डॉक्टर अंकुर सिंह अपने दूसरे वीडियो में आपसे मिलूंगी। और ये वीडियो होगा हमारा बुद्धि का 3 आयामी सिद्धांत या 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, या इसको SI मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट भी कहा जाता है। ये गिलफर्ड्स थ्योरी है जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। सो अगर आपको किसी भी प्रकार की कुछ समझने में या आपको अगर किसी तरह के डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे मेरे वीडियो में आप बात कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपके साथ फिर उपस्थित होंगी। थैंक यू।